दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त कन्नड़ क्राइम थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जॉग 101। जॉग 101 असल में एक गांव का नाम है जहां के बारे में कुछ ऐसे राज हैं जिससे पर्दा उठाने में पुलिस भी फेल हो जाती है। लेकिन तभी एक मामूली फोटोग्राफर इस सब के बीच वहां आता है और एक एक करके जो कहानी उसके सामने खुलती है वही इस मूवी की असली जान है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉग 101 नाम के एक गांव को देखते हैं। हमें पता चलता है कि ये गांव वाटरफॉल के लिए बहुत ही फेमस होता है। अब हम देखते हैं कि राकेश और सुषमा नाम का एक कपल इस वाटरफॉल को देखने के लिए उस गांव की तरफ आ रहा होता है। फिर आते आते उनको थोड़ी रात हो जाती है और तभी बीच रास्ते में उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। इसके बाद राकेश फौरन बाहर निकलकर उस टायर को चेंज करने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। अब हालांकि वो अपने आप को ये समझा लेता है कि ये सब सिर्फ उसका एक भ्रम है, क्योंकि वहाँ पर काफी अंधेरा था। फिर टायर ठीक करने के बाद राकेश जैसे ही कार में वापस बैठता है तो वो देखता है कि कार में सुषमा मौजूद नहीं है। अब ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और बाहर निकलकर सुषमा को आवाज देने लगता है। अंधेरा होने की वजह से राकेश को यहाँ पर डर भी लगने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने सुषमा आ जाती है। राकेश उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी? तो वो कहती है कि मैं तो यही थी, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम बिना मुझे देखे ही कार में बैठ गए। इसके बाद दोनों ही कार में बैठते हैं और वहाँ से जॉग 101 की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अगले ही दिन हमें पता चलता है कि वो दोनों मिसिंग हैं और अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे हैं। अब पता नहीं उस रात उन दोनों के साथ क्या हुआ कि वो लापता हो गए। अब सीन यहाँ से सुषमा के भाई विवेक पर शिफ्ट होता है, जो असल में विदेश में काम करता था। हमें पता चलता है कि सुषमा को मिस हुए अब पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। विवेक भी अपनी बहन को ढूंढने के लिए इंडिया वापस आता है और सब कुछ करता है, लेकिन विवेक को एक सिंगल क्लू तक भी नहीं मिलता। इस बीच हम विवेक के बेस्ट फ्रेंड विक्रम को देखते हैं, जिसे कॉल करके विवेक उसे अपनी बहन सुषमा की गुमशुदगी के बारे में बताता है। यहाँ विक्रम उससे कहता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे इतने समय से क्यों नहीं बताई। खैर, विवेक अब उसे बताता है कि विक्रम, मुझे कंपनी से कॉल आ गया है, इसलिए मुझे फौरन जाना पड़ेगा। अब तुमको ही सुषमा के केस को डील करना होगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि असल में विक्रम और सुषमा भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इसलिए वो भी इस काम के लिए झट से राजी हो जाता है। एक्चुअली विक्रम पेशे से एक फ्रीलांस फोटोग्राफर होता है। इसके बाद जिस जगह पर सुषमा और राकेश मिस हुए थे, विक्रम अब उसी जगह पर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड को अपने साथ चलने को कहता है। हालांकि वो उसे ये सब नहीं बताता कि वो असल में किस लिए उस जगह पर जा रहा है। वो कहता है कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ शूट के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसका दोस्त फौरन इसके लिए मान जाता है और इस तरह वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो एक होटल के पास पहुँचते हैं ताकि रुकने का इंतजाम देख सकें, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि इस होटल पर कोई मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट मौजूद नहीं है। अब थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी अचानक होटल का वॉचमैन उनके सामने आ जाता है, जिसे एकदम से अपने सामने देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इसके बाद वॉचमैन अपने मैनेजर से दोनों की बात करवाता है, जिसके बाद वो वॉचमैन विक्रम को एक चाबी देते हुए कहता है कि मैनेजर साहब ने मुझे आपको ये चाबी देने को कहा है। तो इसके बाद विक्रम और उसका दोस्त उस रूम में स्टे करने लगते हैं। होटल में आते ही विक्रम रास्ते भर की चीजों को याद करने लगता है और धीरे धीरे उस रूम में उस पूरे एरिया का एक मैप बना लेता है। मैप बनाने के बाद वो धीरे धीरे एक एक कड़ी के बारे में सोचने लगता है कि आखिर सुषमा और राकेश के सामने क्या क्या सिचुएशंस आई होंगी और उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। अब इसी बीच हमें पता चलता है कि असल में सुषमा जब गायब हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, और जब सुषमा का भाई विवेक इसकी तहकीकात कर रहा था तो पुलिस वाले भी इस केस पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। जब देर रात विक्रम इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसको एहसास होता है कि शायद खिड़की के पास से कोई उसे देख रहा है। इसके बाद जब वो खिड़की के पास जाता है तो वहाँ पर वो वॉचमैन ही खड़ा होता है। अब विक्रम उसको देखकर एकदम से घबरा जाता है कि इतनी रात को तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? तो वॉचमैन उल्टा उससे पूछता है कि आधी रात हो चुकी है और आप अभी तक लाइट्स ऑन करके क्या कर रहे हो? यही चेक करने के लिए मैं आया था कि सब कुछ ठीक तो है। तो विक्रम उससे कहता है कि मुझे लाइट ऑन करके ही नींद आती है, और ऐसा कहकर वो वॉचमैन को वहाँ से भेज देता है। खैर, सुबह होने के बाद विक्रम का वो दोस्त उस रूम में मैप को देखकर विक्रम से पूछता है कि क्या हम इतनी सारी जगहों पर ट्रिप पर चलेंगे? अब ये सुनकर
विक्रम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि उसे अपने दोस्त को सच बताना ही होगा ताकि वो उसके साथ मिलकर इस काम को ठीक से कर सके। तो इसके बाद विक्रम उसे सच बता देता है कि मैं यहाँ पर ट्रिप के लिए नहीं आया, बल्कि सुषमा और राकेश 2 महीने से मिसिंग है। सुषमा मेरी भी दोस्त थी और एक बहन की तरह थी। सुषमा के भाई विवेक ने अपनी बहन को बहुत दिनों तक ढूंढा, उसको जगह जगह जाकर देखा। पुलिस वालों ने मना कर दिया तो खुद भी उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। फिर एक दिन उसने मुझे सब कुछ बताया। इस बीच उसे अपने काम पर विदेश वापस जाना पड़ा और उसने ये काम मुझे सौंप दिया। अब मुझे ही सुषमा और उसके पति का पता लगाना होगा और इस काम में मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहता है कि अब हम दोनों को ही पता करना होगा कि सुषमा और राकेश के साथ क्या हुआ था, और वैसे भी ये गांव बहुत ही छोटा है। हम अगर बारीकी से इस पर काम करें तो हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ उसका दोस्त उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि हमें पहले एक गाइड की मदद लेनी चाहिए। हमें सभी को दिखाना चाहिए कि हम इस जगह पर घूमने आए हैं। फिर जब वो गाइड हमें जगह जगह ले जाएगा तो हमें इस एरिया के बारे में बारीक से बारीक चीजों का भी अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह विक्रम अपने दोस्त के साथ एक गाइड के पास जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों फोटोग्राफर्स हैं और यहाँ पर प्रकृति के कुछ नजारों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम हमें यहाँ की अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाओ जहाँ बाहर से आने वाला हर आदमी जाता हो। तो अब ये सुनकर वो गाइड इन दोनों को उस एरिया में घुमाने लगता है और बहुत सारी जगहों पर ले जाता है। इस बीच जब ये तीनों किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं तभी कुछ नक्सल्स भी वहाँ से गुजरने लगते हैं, जिनके लीडर का नाम होता है गणा। अब इन लोगों को उस गाइड के साथ देखकर वो गाइड के पास आकर पूछता है कि ये दोनों कौन हैं और उस एरिया में क्या कर रहे हैं। तो गाइड उसे बताता है कि सर, ये दोनों फोटोग्राफर्स हैं और यहाँ की ब्यूटीफुल लोकेशंस को कैप्चर करने के लिए आए हैं। तो ये सुनने के बाद गणा अपने हाथ में गन पकड़ते हुए विक्रम से कहता है, अच्छा तो तुम फोटोबाज हो, तो चलो मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो। तो ये सुनकर विक्रम चुपचाप उसकी फोटो खींचकर उसको दिखाने लगता है। ये फोटो देखकर गणा बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और विक्रम से कहता है कि अब इस फोटो को डिलीट कर दो, ये फोटो किसी को नहीं दिखनी चाहिए। खैर, अब उन लोगों के जाने के बाद विक्रम उस गाइड से गणा के बारे में पूछता है कि आखिर ये डकैत चुपचाप क्यों चला गया। तो गाइड उसे बताता है कि एक्चुअली ये गणा एक छोटा सा रोडीज टाइप इंसान है, यानी जो कोई भी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं ये उन लोगों को अपनी गन से डरा धमकाकर पैसे और जेवर चुरा लेता है, लेकिन ये उन लोगों को मारता नहीं और ना ही यहाँ के लोकल आदमियों को लूटता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद विक्रम को रास्ते में दिशा नाम की एक लड़की नजर आती है और उसे देखते ही विक्रम को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है और थोड़ा आगे चलते ही वो उसको फॉलो करने लगता है। दोस्तों, आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी कि आखिर विक्रम कैसा लड़का है, इतना सीरियस या फिर मनचला, लेकिन असली कहानी आगे है, तो देखते जाइए। खैर, वो उसको फॉलो करता है, लेकिन अपने दोस्त के बीच में आ जाने की वजह से वो लड़की उससे मिस हो जाती है। फिर रात होने के बाद हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट गाइड उन दोनों को वो जगह घुमा रहा था वो इस वक्त सीधा गणा और उसकी गैंग के पास पहुंचता है। वहां जाकर वो फ्री में शराब पीने की वजह से गणा से कहता है कि भाई, वो जो फोटोग्राफर है विक्रम, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है क्योंकि उसको मैंने इतनी जगह घुमाई लेकिन वो किसी जगह ज्यादा देर टिका नहीं, जबकि लोग जब भी यहाँ बाहर से आते हैं एक जगह से हटने का नाम ही नहीं लेते। पूरा टूर करवाने में 1 हफ्ता लगता है, जबकि ये दोनों दोस्त आज ऑलमोस्ट सारी जगह घूम चुके हैं, इसलिए भाई इससे बचकर रहना। इसके बाद दूसरे दिन विक्रम किसी जगह पर फिर से दिशा को देखता है और उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि दिशा विक्रम को इतना भाव नहीं देती और अपनी स्कूटी लेकर अपने घर निकल जाती है। पर इस बीच विक्रम हार नहीं मानता, वो किसी न किसी बहाने से उसके घर के बाहर भी पहुंच जाता है और उसका नाम भी जान लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि दिशा के घर में उसके माता पिता और दादी रहती हैं। फिर अचानक दिशा का पिता विक्रम को घर के बाहर देख लेता है, तो पूछने पर विक्रम कहता है कि अंकल, मैं दिशा का दोस्त हूँ और किसी काम से उससे मिलने आया हूँ। तो ये सुनकर दिशा का पिता रघु विक्रम और उसके दोस्त को घर के अंदर बुला लेता है। दिशा देखती है कि विक्रम उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुँचा है, इसीलिए वो उसको चाय देने के बहाने बाहर आती है और घर से बाहर निकालने लगती है। साथ ही वो उसको डांटती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तो ऐसे कैसे तुम डायरेक्टली मेरे घर पर आ सकते हो। वो तो मैंने पापा को कुछ बताया नहीं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। देखने में तुम यहाँ के नहीं लगते, इसीलिए तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। तो विक्रम दिशा से
रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ और एक फोटोग्राफर हूँ। मैंने इस जगह कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो पढ़ा लिखा हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखता हो। इसी बीच मुझे आप दिखी तो लगा कि आपसे मुझे इस जगह को समझने में मदद मिल सकती है, इसलिए आपका पीछा कर रहा था। तो क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हैं? वो कहता है कि अगर आप मुझे अपना फोन नंबर दे दोगी तो मैं आपसे फोन पर हेल्प ले लिया करूंगा, आपके घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह विक्रम की बातों से इम्प्रेस होकर और उसकी मदद करने की चाह से दिशा उसे अपना नंबर दे देती है। इसके बाद विक्रम और उसका फ्रेंड वापस अपने होटल पर जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में गणा और उसकी गैंग इन दोनों को रोक लेते हैं और विक्रम को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, हमारे बारे में पुलिस को मत बताना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ विक्रम उल्टा गणा को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगली बार अगर तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो कल मैंने जो तुम्हारी फोटो खींची थी ना, वो फोटो मैं यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखा दूंगा, जिसके बाद पुलिस तुम्हें ले जाएगी। तो इस तरह गणा वहाँ से बिना कोई बहस किए चला जाता है। फिर उसी रात दिशा की दादी दिशा की शादी के लिए कुछ लड़कों के फोटोज दिखाने लगती है। हालांकि दिशा अभी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दादी की खुशी के लिए वो उन लड़कों के फोटोग्राफ्स को देखती रहती है। और ठीक उसी वक्त विक्रम दिशा को मैसेज करता है और उसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होने लगती हैं। इन्हीं बातों के बीच में विक्रम दिशा से कहता है कि अब आप मेरी एक मदद करो और मुझे कल अपने गाँव को अच्छे से दिखाओ ताकि मैं यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर सकूं। वो कहता है कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको वापस कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि इस काम के बाद मैं वापस अपने घर शहर के लिए निकल जाऊंगा। तो दिशा भी ये सुनने के बाद उसको हाँ कह देती है। फिर कुछ दिनों तक दिशा विक्रम को काफी जगह घुमाती है और इसी बीच विक्रम दिशा को प्रपोज कर देता है। इतने दिन विक्रम के साथ वक्त गुजारने की वजह से दिशा को भी उसके प्रति लगाव हो जाता है और इसीलिए वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन विक्रम अपने दोस्त के साथ किसी गोश्त की दुकान पर जाकर पिग मीट खरीदने लगता है। तो ये देखकर विक्रम का दोस्त शॉक हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने पिग मीट किसके लिए खरीदा। पर विक्रम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस दुकानदार से पूछता है कि ये दुकान किसकी है, इसको कौन चलाता है। तो उसे पता चलता है कि ये दुकान असल में इस गांव में ही रहने वाले काशी नाम के एक आदमी की है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि काशी की सिर्फ यही दुकान नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा पिग फार्म भी है। विक्रम सोचता है कि आखिर इतने छोटे से गांव में इस आदमी ने पिग फार्म क्यों खोला हुआ है। हो सकता है कि ये कोई गैर कानूनी काम करता हो, जिसकी चपेट में सुषमा और राकेश आ गए हों। इस तरह विक्रम को अब यही शक होता है कि ये बंदा काशी कुछ तो इल्लीगल काम कर रहा है। इसीलिए काशी के बारे में और जानने के लिए विक्रम और उसका दोस्त सीधा उसके पास ही चले जाते हैं। अब काशी विक्रम को देखकर पूछता है कि कौन हो तुम, मैंने कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। तो विक्रम कहता है कि सर मैं शहर से आया हूँ, एक्चुअली मैं अपने शहर में पिग मीट की शॉप खोलना चाहता हूँ और आने वाले वक्त में पिग फार्मिंग भी करना चाहता हूँ, तो इसके बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। अब ठीक उसी वक्त विक्रम का दोस्त एक दरवाजे के पास जाकर अंदर झांकने लगता है और ये चीज काशी नोटिस कर लेता है। ये देखते ही काशी गुस्से में विक्रम के दोस्त को वहाँ से हटने के लिए कहता है और उसकी तरफ सीधा चाकू फेंकता है, जो इस बात का इशारा होता है कि वो उस दरवाजे की तरफ ना जाए। काशी की ये हरकत विक्रम को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है कि काशी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब विक्रम काशी को समझाता है कि सर गुस्सा मत कीजिए, वो मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर है, इसलिए आपके फार्म को देख रहा है। लेकिन फिर भी काशी उसके साथ साथ विक्रम को भी फटकार कर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद विक्रम और उसका दोस्त वापस अपने रूम पर आते हैं। तो यहाँ उस मैप को दिखाते हुए विक्रम कहता है कि अब तक इस एरिया में कुल 126 लोग मिस हो चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 लोग ही दोबारा मिल पाए हैं, जबकि बाकी के 101 लोग पता नहीं कहां पर चले गए। पुलिस वालों ने भी इन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक एक भी क्लू नहीं मिल पाया। अब दूसरे दिन जब विक्रम और उसका फ्रेंड कहीं पर जा रहे होते हैं तो काशी और उसके आदमी उन दोनों का रास्ता रोककर उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। पर फिर भी जब वो लोग इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते तो विक्रम खुद का बचाव करने लगता है और इसी बीच विक्रम का दोस्त काशी के लोगों के हाथ लग जाता है और काशी के आदमी बिना एक पल गवाए विक्रम के ही सामने उसके दोस्त का गला काटकर उसे जान से मार देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब असल में विक्रम के दोस्त का एक बुरा सपना था। वो उस चाकू वाली बात से इतना डर चुका था कि उसे ख्वाब में भी काशी और उसके आदमी ही दिख रहे थे। खैर, इसके बाद विक्रम अपने फ्रेंड को लेकर दिशा के घर पर जाता है और सीधा दिशा के माता पिता से बात करते हुए उसका हाथ मांगने लगता है। अब दिशा का पिता ये सुनकर हैरान हो जाता है, हालांकि उसे अभी तक यही पता था कि विक्रम दिशा का दोस्त है,
इसीलिए वो सोचता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे। अब दिशा से पूछने पर वो भी कहती है कि वो विक्रम को पसंद करती है और इस तरह आखिर में दिशा की फैमिली वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन यहाँ दिशा के पिता कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ये तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम्हारे परिवार का क्या। तो इसके बाद विक्रम उन्हें अपनी सच्चाई बताने लगता है कि दरअसल मैं यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए नहीं आया और ना ही मैं और दिशा कभी दोस्त थे। मैंने दिशा से बोला कि मैं यहाँ फोटोग्राफी करने आया हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरे इस गाँव में आने की वजह एकदम अलग है। और इस तरह विक्रम दिशा की पूरी फैमिली को सुषमा और राकेश के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अपने उन दोनों दोस्तों की तलाश में यहाँ आया हूँ, लेकिन इसी बीच मुझे यहाँ दिशा मिली और मुझे लगा कि वो मेरी इस काम में मदद कर सकती है। लेकिन पता नहीं कब मुझे दिशा से प्यार हो गया और आज मैं उसका हाथ मांगने आ गया। आज मैंने आप लोगों को सब कुछ सच बता दिया है। आगे आप जो कुछ भी चाहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। अब ये सुनकर दिशा की दादी कहती है कि ठीक है बेटा, अच्छा हुआ जो तुमने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। अब हम सभी लोग जल्दी डिसाइड करके तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन यहाँ सुषमा का नाम सुनते ही दिशा का पिता अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और हम उस वक्त को देख पाते हैं जब सुषमा और राकेश इस गांव में घूमने आए थे। हम देखते हैं कि गांव में आते वक्त इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और फिर उसी रास्ते से दिशा के पिता ने गुजरते हुए उन दोनों को देखा था। उन दोनों को देखने के बाद वो उनकी हेल्प करने लगते हैं और फिर बातों ही बातों में वो सुषमा और राकेश को अपने घर पर इनवाइट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे गांव में आए हैं तो हमारे घर पर रुक जाइए। ये सुनकर अब दोनों दिशा के घर पहुंचते हैं, जहां दिशा की दादी दोनों को चाय देती है और फिर वो सभी उनके साथ काफी सारी बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ शॉकिंग बात ये होती है कि इस चाय में जहर मिला होता है, जिसकी वजह से सुषमा और राकेश की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर दिशा के मम्मी पापा और उसकी दादी मिलकर उन दोनों को घर के पीछे ही दफना देते हैं। अब प्रेजेंट डे पर विक्रम अपने फ्रेंड को लेकर काशी के उसी गोडाउन के अंदर जाने लगता है जहां जाने से काशी ने उन्हें रोका था। फिर जब ये दोनों उस गोडाउन के अंदर कुछ सबूत ढूंढ रहे होते हैं, तभी विक्रम के फ्रेंड को किसी की कटी हुई उंगली नजर आती है और ये देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी विक्रम आकर उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो पकड़े न जाएं और इसके बाद ये दोनों फौरन वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन तब तक विक्रम और उसका दोस्त समझ चुके थे कि काशी और उसके आदमियों को उन दोनों के आने की भनक लग चुकी होगी। इसीलिए विक्रम का दोस्त रूम पर पहुंचते ही विक्रम से कहता है कि काशी और उसके आदमियों के आने से पहले हमें इस गांव को छोड़कर निकलना होगा। वो काशी बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसे पता चला कि हम उसके गोडाउन होकर आए हैं तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन विक्रम कहता है कि नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और मैं काम पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब ये सुनकर विक्रम का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें इस काम की पड़ी है, तुम्हारा काम हो या ना हो, लेकिन अगर काशी यहाँ आ गया तो हम दोनों का काम तमाम जरूर हो जाएगा। लेकिन इस बीच विक्रम उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा सुषमा और राकेश के बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट याद करने लगता है। हम देखते हैं कि सुषमा और राकेश एक दूसरे से प्यार करते थे और पहले ये बात उन दोनों ने विक्रम को बताई थी और विक्रम से कहा था कि तुम्हें ही विवेक से बात करके हम दोनों की शादी करवानी होगी। लेकिन शॉकिंगली इन दोनों की बात ऑलरेडी विवेक को पता होती है और वो इस रिश्ते के लिए राजी होता है। तो इस तरह से आखिर शादी होने के बाद ये दोनों घूमने के लिए जॉग 101 के लिए निकले थे। अब प्रेजेंट डे पर दिशा के पेरेंट्स विक्रम को अपने घर पर बुलाकर उसको खुशखबरी सुनाने लगते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और वो कहते हैं कि हम जल्दी ही पंडित जी से बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे। तो ये सुनने के बाद विक्रम और दिशा बहुत खुश होते हैं और उसी रात विक्रम और दिशा एक दूसरे को कॉल करके शादी के बारे में बात भी करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल जाता है कि दिशा को ये बात पता नहीं होती कि सुषमा और राकेश को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी के फैमिली वाले थे। इन्हीं बातों के बीच विक्रम दिशा से सुषमा और राकेश के बारे में भी बात करने लगता है और इसी दरमियान जब विक्रम अपने कमरे से बाहर आता है तो एक अनजान आदमी आकर अचानक विक्रम को मारने की कोशिश करता है। अब इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होती है और फाइनली विक्रम के भारी पड़ने की वजह से वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। फिर हम देखते हैं कि शॉकिंगली विक्रम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि दिशा का फादर ही होता है और उसके घर पहुँचते ही दिशा की माँ दिशा के फादर से पूछती है कि क्या हुआ, आपने उसको मार दिया ना? तो दिशा का फादर कहता है कि नहीं, वो बच गया, हमें कुछ और सोचना होगा। तभी दिशा की दादी कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद हम
हम घर में एक और पूजा रखेंगे और उसी दिन नर बलि देंगे, इसीलिए तुम सारी तैयारियां कर दो बेटा। इसके बाद दिशा की फैमिली वाले विक्रम को बताते हैं कि बेटा तुम्हारे और दिशा की शादी से पहले हमने एक विशेष पूजा रखी है। उस पूजा के होने के बाद हम सभी शादी का मुहूर्त निकालेंगे, इसीलिए तुम्हें उस विशेष पूजा का हिस्सा बनना है। आखिर अब तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हो। विक्रम वहाँ आने के लिए मान जाता है। पूजा वाले दिन पूजा में शामिल होता है। पूजा के दौरान दादी विक्रम को मारने के अलग अलग तरीके निकालती है, लेकिन विक्रम को अपने जाल में फंसा नहीं पाती और विक्रम उसके चंगुल में नहीं फंसता। जब पूजा के दौरान विक्रम को कुछ नहीं होता तो दादी और बाकी परिवार वाले विक्रम को उसी रात घर पर खाने के लिए बुलाते हैं। फिर खाने के बाद दिशा की दादी विक्रम को चाय देने लगती है, वो भी उसी तरीके से जहर मिलाकर जैसे उन्होंने सुषमा और राकेश को मारा था। अब विक्रम जब भी इस चाय को पीने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई कॉल या मैसेज इसको आते ही रहते हैं और बहुत देर तक विक्रम उस चाय को पीता ही नहीं। फिर फाइनली दिशा की दादी विक्रम को फोर्स करती है कि बेटा जल्दी चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। तो ये सुनकर विक्रम वो चाय दिशा को देने लगता है और कहता है कि इस खुशी के मौके पर मैं चाहता हूँ कि दिशा पहले अपना मुंह मीठा करे। अब दिशा जैसे ही वो चाय अपने हाथ में लेने वाली होती है तभी अचानक दिशा की माँ जोर से हाथ मारकर उस चाय को गिरा देती है। ये देखकर दिशा हैरान हो जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि तुमने ये चाय क्यों गिरा दी माँ? तो ये सुनकर विक्रम कहता है कि क्योंकि उस चाय में इन्होंने जहर मिलाकर रखा था। अब ये सुनते ही दिशा की फैमिली वाले शॉक में रह जाते हैं कि आखिर विक्रम को ये सब कैसे पता है। इसके बाद दिशा कहती है कि ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो पूछती है कि तुमको कैसे पता कि उस चाय में जहर था? तो विक्रम ये चीज क्लियर करने के लिए दिशा और उसकी फैमिली वालों को कुछ बातें बताता है। फिर हम देखते हैं कि जब विक्रम ने पहली बार इस गांव में आकर मंदिर में दिशा को देखा था तो दिशा के गले में एक गोल्ड चेन थी। विक्रम उस चेन को इसीलिए पहचानता था क्योंकि विक्रम ने सुषमा के बर्थडे के दिन ठीक वैसी ही चेन उसको गिफ्ट की थी। उस चेन को देखकर ही विक्रम ने दिशा के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। बाद में जब विक्रम को रियलाइज हुआ कि दिशा का इस सब में कोई रोल नहीं है तो विक्रम ने सोचा कि शायद काशी और उसके आदमियों ने सुषमा और राकेश को मारकर इन गहनों को चुराया होगा और फिर किसी दूसरी दुकान में बेच दिया होगा जहाँ से दिशा के फादर ने इस चेन को खरीदा होगा। लेकिन कुछ दिन पहले जब विक्रम ने दिशा के घर पर आकर उसकी फैमिली वालों से ये कहा कि सुषमा और राकेश मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे और उनकी तलाश में ही मैं इस गांव में आया था, तो विक्रम ने नोटिस किया था कि ये सुनते ही दिशा की फैमिली वालों के चेहरे का रंग उड़ गया था और तभी से विक्रम दिशा की फैमिली वालों पर शक करने लगा था। आगे विक्रम बताता है कि फिर एक रात एक बंदे ने मुझ पर हमला किया तो उसके हाथ से एक वॉच गिर गई थी और ये वॉच किसी और की नहीं बल्कि राकेश की ही थी। तो ये देखकर विक्रम को पक्का यकीन हो जाता है कि सुषमा और राकेश के मिसिंग केस में इन लोगों का ही हाथ है। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद दिशा विक्रम से कहती है कि नहीं, मेरे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन तभी दिशा की फैमिली वाले ये सारी बात कबूल कर लेते हैं कि उन दोनों को हमने ही मारा और किस लिए मारा ये भी बताते हैं। फिर दादी बताती है कि जब दिशा का फादर यानी उसका बेटा छोटा बच्चा था तो उसी वक्त उसके पिता की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से दिशा की दादी अपने बेटे के साथ इस गांव में आ गई थी। उस वक्त इन दोनों माँ बेटों का सहारा कोई और नहीं होता, बस ये गांव के बाहर रहकर भूखे प्यासे कुछ दिन गुजारते हैं। अब इन दोनों को समझ में नहीं आता कि कैसे इन दोनों का गुजारा होगा, क्योंकि भूख प्यास दोनों के ऊपर हावी होने लगती है। इस बीच एक रात जब ये दोनों किसी जगह पर बैठे होते हैं तभी उसी रास्ते से एक कार गुजरती है जिसका टायर पंक्चर हो जाता है और इनको पता चलता है कि उस कार में एक शादीशुदा कपल मौजूद है। अब उस कार का टायर पंक्चर होने की वजह से उसमें बैठा आदमी गाड़ी के टायर को चेंज करने लगता है और तभी दिशा की दादी अपने बच्चे को लेकर उस कार के पास जाती है और उससे भीख मांगने लगती है और कुछ खाने पीने को भी मांगती है। वो कहती है कि मैंने और मेरे बेटे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा खाना दे दीजिए। लेकिन वो कपल इन दोनों को ठुकराने लगते हैं और ये देखकर दिशा की दादी उन दोनों को मार देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटे उनके खाने को खाने लगते हैं और उनकी लाश को दूर जाकर दफना देते हैं। और उसी वक्त से ये दोनों यही काम करने लगते हैं, यानी जो कोई भी लोग उस रास्ते से गुजरते तो ये दोनों जानबूझकर उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देते और फिर उनकी मदद करने के बहाने उन लोगों को मार देते और बाद में उनका सारा सामान लूट लेते और अपनी जिंदगी गुजारने लगते। फिर बाद में इस काम में दिशा की माँ भी उन दोनों का हाथ बटाने लगती है और तब से ये परिवार सीरियल मर्डर करता आ रहा था। लेकिन इन्होंने कोई टाइम या डेट फिक्स नहीं किया था ताकि पुलिस किसी पैटर्न के मुताबिक इन्हें पकड़ ना ले। ये सिर्फ तभी ऐसा करते थे जब इन्हें वाकई में जरूरत होती थी, जिस वजह से इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया था। खैर, अब प्रेजेंट डे पर अचानक दिशा का फादर उठता है और विक्रम का गला दबाते हुए कहता है कि
तुमने हमारा सच जान लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर हम तुम लोगों को जाने देंगे तो तुम पुलिस वालों को सब कुछ बता दोगे। लेकिन तभी अचानक दिशा की फैमिली धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और एक एक करके सभी नीचे गिर जाते हैं। तो बात ये होती है कि खाना खाने के बाद इन लोगों ने जो पान खाया था, तो विक्रम ने उस पान में जहर मिलाकर रखा था और वही जहर खाने के बाद दिशा का फादर, उसकी माँ और उसकी दादी वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। और ये सब दिशा की आंखों के सामने ही होता है। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब कुछ एक के बाद एक बहुत शॉकिंग था। अब दिशा विक्रम से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और मेरी फैमिली को क्यों मारा। तो विक्रम कहता है कि दिशा, तुम्हारी फैमिली ने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया, मैंने सिर्फ उनका बदला लिया। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली वाले अच्छे नहीं थे, उन्होंने खुद तुम्हारे सामने सब कुछ कबूला है। इसीलिए चलो मेरे साथ आ जाओ दिशा, हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दिशा अपने गले में लगी चेन को विक्रम को वापस देते हुए कहती है कि नहीं विक्रम, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी डेस्टिनी ये नहीं है, पता नहीं मैं कब इस सब से बाहर आ पाऊंगी। अब इसके बाद विक्रम विवेक को कॉल करके सारी बात समझाता है कि सुषमा और राकेश इस दुनिया में नहीं रहे। और इस तरह से विक्रम अपने शहर वापस जाने से पहले उस वाटरफॉल के पास आता है जिसके लिए ये गांव फेमस है, और फिर वो सुषमा की याद में उस चेन को वहीं विसर्जित कर देता है। खैर, अब कुछ दिनों बाद जब विक्रम अपने शहर वापस आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा होता है, तभी एक दिन विक्रम को एक न्यूज सुनने को मिलती है कि जॉग नाम के गाँव में 2 कपल मिसिंग हो गए हैं। और ये सुनकर विक्रम के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हो ना हो अब उसकी नजर में नामुमकिन था। इसके बाद उसे दिशा पर ही शक होने लगता है कि शायद दिशा अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलने लगी है। और यही होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वापस से ये सब किसने शुरू किया होगा? क्या वाकई इसके पीछे अब दिशा है, या फिर इन सभी कत्लों का असली मास्टरमाइंड कोई और है? वेल, आप अपने व्यूज कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।